हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रासायनिक विज्ञान की इस कक्षा में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, कम टू द लेक्चर नंबर 7। केमिकल बॉन्डिंग हम कर रहे थे, आप लोगों को पता ही है। कल हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है डिस्कस की थी, VSEPR थ्योरी, याद है आपको? ये शेप्स के बारे में बताती है। जब किसी मॉलिक्यूल की शेप हमें पता चल जाती है, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट वी डू, हम उसकी डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। अगर उसकी डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए, इट मीन्स द मॉलिक्यूल इज, अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ गई तो इट मीन्स दैट इज नॉन पोलर इन नेचर। लेकिन अगर उसकी कोई वैल्यू आ गई, सम नेट वैल्यू उसकी आ गई, नॉन जीरो नहीं आई, नॉन जीरो वैल्यू आ गई, म्यू इज नॉन जीरो, कोई नेट वैल्यू उसकी आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे भी ये वाला कंपाउंड क्या है? पोलर है। फॉर एग्जाम्पल वाटर वाज पोलर, अमोनिया वाज पोलर। लेकिन आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, दैट इज न्यू थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी वाली? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT बोलते हैं इसको, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, दो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूं। जल्दी से हेडिंग डाल लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? सुनना ध्यान से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज है? ये थ्योरी कहती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, आप लोगों को तो पता ही है कि मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से। जब एटम पास में आते हैं तो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना? एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक एटम ये वाला, दूसरा एटम ये वाला, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग तभी बनती है जब उसके एटम्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप। ये वाला एक एटम, ये वाला दूसरा एटम, उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तब बॉन्ड बनता है। अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। सो लिख लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके लिख लो फीचर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये हाइड्रोजन एटम, ये वाला भी हाइड्रोजन एटम, ये आप दोनों कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा? H2 मॉलिक्यूल। ये वाला एटम है, ये वाला एटम है, लेकिन जब ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके पैर में मैंने 2 डाला है। 2 का मतलब क्या होता है कि 2 एटम्स, डायाटॉमिक, इट इज डायाटॉमिक, 2 एटम जुड़े हुए हैं। सो हाइड्रोजन इज ए डायाटॉमिक, 2 एटम जुड़ जाए जिसमें हम उसको क्या बोलते हैं? डायाटॉमिक। अब जब ये रिएक्शन हुई तो इसमें से एनर्जी निकल के आई 433 किलो जूल पर मोल। कितने मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई इधर? 433 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी यहां पर रिलीज हो गई। ठीक है, नोट करो इसको। सो ये हमको क्या पता चल रहा है? इधर हमें ये पता चल रहा है कि एक एटम हाइड्रोजन का दूसरे एटम हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तभी तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि ओवरलैपिंग के साथ ही बॉन्ड बनेगा। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ 2 पॉइंट्स हैं, इसके लिख लो जरा फीचर्स। नंबर 1, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये मेरे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम। अब ये एटम उसके पास क्यों जाएगा, या फिर ये वाला उसके पास क्यों जाएगा? अगर उन दोनों में कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है, दोनों के बीच में लगने वाली कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो वो जाएगा नहीं उसके करीब। अब एक एटम दूसरे ही सिमिलर एटम के पास क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात आएगी कि सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आ गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है एक के न्यूक्लियस से दूसरे के इलेक्ट्रॉन की, या फिर दूसरे के न्यूक्लियस की पहले के इलेक्ट्रॉन से। जैसे सिंपल मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। सो बिटवीन द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड, या फिर इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियस ऑफ सेकंड। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो देख लो जरा जल्दी से। नंबर 1, द न्यूक्लियस, नंबर इसका पहला फीचर जो है मैं लिखा रहा हूं आपको, द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम is attracted towards, the nucleus of one atom is attracted towards the electrons of the other. The electrons of the other.
एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा होता है ऑपोजिट, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस, दूसरे का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन, वाइस वर्सा। सेकंड, अब बच्चे एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इसके खुद के भी तो इलेक्ट्रॉन है, जो पहला एटम है उसके खुद के भी तो इलेक्ट्रॉन अपने पास है ना, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसमें दोनों बराबर बराबर काम चलेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी साथ साथ चलेंगी और रिपल्सिव भी साथ साथ चलेंगी। अगर अट्रैक्टिव ज्यादा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, अगर अट्रैक्टिव कम तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। रिपल्शन ज्यादा आ गई तो अगर दोनों एटम्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा आ गई, मोर रिपल्शन होने की वजह से दोनों के दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, एक दूसरे के क्लोज नहीं जाएंगे। वो अगर क्लोज नहीं जाएंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये वाली थ्योरी यही तो कह रही है, ओवरलैपिंग नहीं तो बॉन्डिंग नहीं, राइट। बॉन्डिंग कब होगी, जब ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग कब होगी, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स। अब एक बात और याद रखना, हमने तो वैसे नंबर ऑफ फोर्सेस मैंने आपको काउंट करवानी है, मैंने वैसे आपको नंबर ऑफ फोर्सेस काउंट करवानी है। भी ये देखो जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी, मान लो 5, रिपल्सिव फोर्सेस 6, तो ये हम बोलेंगे भी यार ये वाला बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, रिपल्सिव ज़्यादा है। बट अगर मान लो कोई आपको ऐसा सिनेरियो आ गया, ऐसा केस आ गया जिसमें नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस और नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस इक्वल है, अट्रैक्टिव भी 5 रिपल्सिव भी 5, तब भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। बिकॉज जो मैग्नीट्यूड होता है ना अट्रैक्टिव फोर्सेस का, दैट इज लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर, दैट इज लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट लिख लो इसका थ्योरी का। द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स as well as electrons, the nuclei of the atoms as well as electrons repel each other. Nuclei of the atom as well as electrons repel each other, मतलब एक का न्यूक्लियर दूसरे के न्यूक्लियर को, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन। नाउ कम टू द एग्जांपल। अब देखो ये रहा, अब देखना होता क्या है, आप खेला होगे, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन एटम, ये वाला भी हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान से देखना अब होगा क्या, आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, आपने मेरे को बताते जाना है और आपको साथ साथ में समझ भी आता जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, राइट। ये वाला भी क्या है, अब देखो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1। ये वाला न्यूक्लियस उसका, ये उसका पहला शेल, ये उसका इलेक्ट्रॉन, राइट। ये वाला, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे पहले नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर लूं, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच। नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको खींच रहा है, इसके न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहता है, ये उधर को जा रहा है, ये वाला इधर को जा रहा है। सो क्या आया, इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट अट्रैक्टिंग विद न्यूक्लियस ऑफ सेकंड। एन मीन्स न्यूक्लियस, सेकंड मीन्स दूसरे वाले का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, 1 का मतलब पहले वाले का। अब बताओ दूसरा कौन सा होगा, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक तरफ आने की कोशिश करेंगे। ये आ गई पहली अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाली सेकंड। ये है न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट, इट इज अट्रैक्टिंग। ये जो तीर डाला ना मैं ऐसे, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों, इनको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। जब ये ऐसे डालो ना दोनों तरफ, तो ये होती है रिपल्सिव फोर्स। ये उससे दूर,
ये वाला उससे दूर। अब दोनों, ये उसकी तरफ जा रहा है, ये वो उसकी तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा एरो हो गया, ये वाला कौन सा एरो हो गया, अट्रैक्टिव वाला, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, ठीक है। ये न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड, ये नेगेटिव चार्ज आएगा ना इसके ऊपर, ये वाला नेगेटिव चार्ज। टू अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई। अब बताना नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। ये वाला न्यूक्लियस इधर को धक्का दे रहा है, ये वाला न्यूक्लियस इधर को धक्का दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ये इधर को रिपेल कर रहा है, ये इधर को रिपेल कर रहा है। तो नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस क्या आ गई, बताना जरा मेरे को। नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस बताना जरा। टू, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन ऑफ वन रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ, ई के पैर में टू डाल रहा हूं, सेकंड का इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है नहीं। अच्छा यही पता है आप लोगों को ये रिपेल क्यों कर रहे हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। याद आ गया कुछ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था, जब से मैंने +1 को केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू की है, मैंने बोला है कि आप चाहे सोए हुए हो, अगर आपसे कोई मैं ऐसे थप्पड़ मार के भी आपको जगाऊं ना, तो आपको ऐसे बोलो सर इतना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पे कितना है, अर्शदीप प्रोटॉन पे कितना है, उस पे भी इतना ही है, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतने प्रोटॉन में। डिफरेंस क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बताना जरा, ये तो आपको आता ही होगा, न्यूट्रॉन पे कितनी चार्ज की वैल्यू होती है, न्यूट्रॉन के ऊपर। शाबाश शाबाश। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से इतना बता हिंट दे देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से थोड़ी कम ही होती है। 1 पॉइंट, शाबाश, गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है। हाँ जी आप बताओ। द मैन विथ स्पेक्टिकल्स, नो चार्ज। ओ भाई, न्यूट्रॉन पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, गंजा होता है वो, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। न्यूट्रॉन इज गंजा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, ठुल्लू। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, पता क्यों उसको नहीं पता, कि उसने बीच में से ज्वाइन किया है ना। तो अगर आपने भी बीच में से ज्वाइन किया है तो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट ये 7th पार्ट है, आपने कहाँ पे जाना है, फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, फिफ्थ देखो, 6th देखो, 7th तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो तब आपको सारा पता चल जाएगा, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट काम की बात करने वाला हूं। ये दोनों सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। अब बताना यार दूसरी रिपल्सिव फोर्सेस। न्यूट्रॉन, ये वाला न्यूट्रॉन, पहले का न्यूट्रॉन धक्का मार रहा है दूसरे के न्यूट्रॉन को। अब ये दोनों रिपल्सिव फोर्सेस हैं, दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर। अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, जो रिपल्सिव फोर्स होती है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। किसी को धक्का मारना है ना तो जोर लगाना पड़ेगा, है ना, लगाना पड़ेगा कि नहीं। क्या आप कौन सा वो हो, क्या बोलते हैं यार उसको, आयरन मैन, नहीं आयरन मैन ही है, ये ऐसे करता है, आयरन मैन ही है दूर से ही, है ना। तो आप कौन सा आयरन मैन हो, तो जोर तो लगाना पड़ेगा ना, धक्का लगाना है तो रिपेल करना है, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज। अब रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, रिलीज ज्यादा हो रही है, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी, नेगेटिव। तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा, भाइयों बहनों, H और H कंबाइन करेगा तो H2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो लिख लो फिर,
जब दो एटम्स करीब आते हैं, पास आते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। वो कॉपी कहां पे है तेरी? ओके ओके ओके, ठीक है। वेरी गुड। वो इसको पास पास बनाना है, ये नहीं भी एक इधर तो दूसरा इधर, इतने दूर रखोगे तो वो तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। कम से कम एक इतना फासला रखो, इतना 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 सा, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर रख लो, 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर रख लो। अब तो हो गया, अब तो हो गया। ओके बाय बाय। ओके, तो ये हमें पता चल गया भी ये क्यों H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एटम दोनों कंबाइन कर जाते हैं। लेकिन अब देखना जो मैं आपको करवाने वाला हूं, दैट इज के हीलियम 2 क्यों नहीं बनता। सो जल्दी से नोट कर लो, हीलियम 2 क्यों नहीं बनता। बात हम करने वाले हैं हीलियम मॉलिक्यूल की। नाउ लुक एट दिस इज हीलियम एटम। आप लोग फिर ऐसे ही सोचोगे कि ये हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम से कंबाइन कर गया और क्या बन गया, He2। बट नहीं, ये नहीं बनेगा। हीलियम एटम भी He है और मॉलिक्यूल भी क्या है, He ही है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं बनता। अब मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करवाने जा रहा हूं आपको। आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सी बात है, हीलियम इज फुली फिल्ड। हीलियम फुली फिल्ड है, उसका जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो फुली फिल्ड है। यस यू आर राइट, इट इज फुली फिल्ड। तो वो फुली फिल्ड है, वो नहीं बॉन्ड बनाएगा। वो तो अब हमें पता है ना कि वो फुली फिल्ड है और वो कंबाइनिंग नहीं करता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। लेकिन आई एम आस्किंग यू कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, जब ओवरलैप करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर, रिपल्सिव आर लेस। बट यही अब हमने साबित करना है कि हीलियम में ओवरलैप ही नहीं हो पाता। ओवरलैप क्यों नहीं हो पाता, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। अब जहां पे रिपल्शन ज्यादा है वहां पे नहीं बनेगी, वहां पे बॉन्डिंग ही नहीं बन पाएगी। हमारे डेली लाइफ में भी तो ऐसा होता है ना, जो आपसे नफरत करता है, जो आपसे बात बात में पंगे लेता है, आपको तंग करता है ना, तो आपकी बॉन्डिंग नहीं सेट बैठती उसके साथ। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, कुछ बहुत करीब होंगे आपके, कुछ नहीं अच्छे लगते आपको, लेकिन कोई ऐसा है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है, अट्रैक्टिव कम है। ठीक है, जब भी अपने फ्रेंड से मिलते हो कैसे मिलते हो, हैंडशेक करते हो ना। अभी ये मत कहना कि अब कोविड की वजह से हम तो करते ही नहीं है। हम मत करो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे तो करते ही होगे, ऐसे करते हो, ऐसे कई ऐसे करते हैं, है ना। अभी उसको कोरोना हुआ है, मास्क उसने पहना है, कोई जॉम्बी वायरस तो नहीं आ गया उसके अंदर, ठीक है ना, जॉम्बी बैट तो नहीं है, आ गई उसको। अब देखो बातें करते हैं, ये बताता हूं मैं आपको, आपने फिर से मेरी हेल्प करवानी है और देखना है। अब बारी आ गई हमारी हीलियम की, वो कैसे करेगा देखना ध्यान से। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, अभी तक तो न्यूक्लियस ही है। अब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर चार्ज नेगेटिव। ये दूसरे वाला, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करें। मान लो ये वाले को मैंने ए मान लिया, स्मॉल ए, ये वाले को क्या मान लिया मैंने, स्मॉल बी, इधर वाले को स्मॉल ए मान लिया, इधर वाले को स्मॉल बी मान लिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना जरा, ये है ए वाले का पहला इलेक्ट्रॉन A1, ये है ए वाले का दूसरा इलेक्ट्रॉन A2, ये है बी वाले का सेकंड इलेक्ट्रॉन B2, ये वाला है
बी वाले का सेकंड इलेक्ट्रॉन, 2 कर लो, इसको फर्स्ट कर लो। अब देखो यार, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, डॉक्टर साहब लिखाना जरा मेरे को, नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ, एक लिखाओ, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड इज अट्रैक्टिंग न्यूक्लियस ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ बी, सेकेंड वाला ये वाला कैसे, पहला इलेक्ट्रॉन ए का अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे के न्यूक्लियस को, दिख रहा है? ये थोड़ा बड़ा लिखता हूं, इधर तो दिख ही नहीं रहा होगा, अंदर कैमरे के अंदर तो दिख ही नहीं रहा होगा, इधर लिखता हूं, नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये पहला इलेक्ट्रॉन ई ए का पहला इलेक्ट्रॉन, ई ए का पहला इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस ऑफ सेकंड बी का, दूसरे वाला अब जो काम पहले नहीं किया है वो काम दूसरे ने भी तो करना ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया A2, वो भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट किसको? न्यूक्लियस को। अब ये अगर इसके इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन भी तो करेंगे ना इसके इलेक्ट्रॉन को, इसके न्यूक्लियस को। तो ये देखना जरा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इसके ऊपर नजर रख रहा है ना, ये वाला इधर से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस टोटल कुल मिलाकर कितनी होगी? 4। देखना ये तीसरे वाली, इलेक्ट्रॉन दूसरे का पहला न्यूक्लियस पहले कोई ए वाले का, अब चौथी इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला बी का न्यूक्लियस ऑफ एन ए को। सो नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी आ गई आपकी? 4। नोट कर लो इसको, रुको पहले लिख ही लो, देख ही लो। नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस भी नोट कर लो जरा, ये है नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस पहले हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, दिख रहा है? इसका इलेक्ट्रॉन इसको, ये वाला इसको, 2 न्यूक्लियस को न्यूक्लियस, 3 और बताओ, बाकी बताओ। ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को, और इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को, और ऊपर वाले का ये इसका इलेक्ट्रॉन इसको। तो टोटल कितनी फोर्सेस आ गई रिपल्सिव? 5 आ गई। अब नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस कितनी है? यहां पर कितनी है? अट्रैक्टिव 4 थी, रिपल्सिव कितनी हो गई? 5। तो क्या एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम को अपने नजदीक आने देगा? विल द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड? क्या He एटम आपस में कंबाइन करेंगे? नहीं करेंगे। क्या He2 बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज आर मोर, और जब भी रिपल्सिव फोर्सेज ज्यादा होती हैं तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर उनको जबरदस्ती कंबाइन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यार वो मान ही नहीं रहे, वो मान ही नहीं रहे, ठीक है? तो इसलिए एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इटसेल्फ अपने आप बात करूं कि क्या हीलियम मॉलिक्यूल अपने आप बॉन्ड बनाएगा? नहीं। अच्छा ये देखो, ये हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम, क्या वो आपस में अपने आप कंबाइन कर जाएंगे? बिल्कुल, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर देन द रिपल्सिव। लेकिन इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर, रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर। लिखा ना रिपल्सिव फोर्सेस, पहले वाली इलेक्ट्रॉन A1 पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
ये वाला कर लो ना पहले A1, ये B1, ये दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन A2, इलेक्ट्रॉन B2, तीसरे वाला न्यूक्लियस A का, न्यूक्लियस B का। अब क्रॉस वाले कर लो, हाँ, इलेक्ट्रॉन A का और इलेक्ट्रॉन B का, लेकिन दूसरे वाला, ये पहले वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला। अब इधर इलेक्ट्रॉन A2, उधर इलेक्ट्रॉन B1। तो कुल मिलाकर के क्या देखा हमने? कुल मिलाकर के मैंने क्या सीखा? मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस आर ग्रेटर। जो नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस अगर ज्यादा है तो क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि वाई हीलियम 2 इज नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप आंसर लिख सकते हो, हीलियम 2 इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज ए नोबल गैस, इट्स ऑलरेडी हैड इट्स डुप्लेट कंप्लीटेड। डुप्लेट है ना, ये ऑक्टेट की तो बात नहीं होगी यहाँ पे। डुप्लेट जो है, शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट है। बट मेरे बच्चों अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि हीलियम 2 इज नॉट फॉर्म्ड, गिव योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी, तो ये आपने डिजाइन बना के आना है वहां पे, ये डिजाइन उधर बना के आना है आपने। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है? ये बताता है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है। एक ना हमारे पंजाब में इधर दिलजीत दोसांझ का गाना है, मेरा बड़ा फेवरेट है, सैड सॉन्ग है वैसे तो, ठीक है, मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा आपको। सैड सॉन्ग है किसी फिल्म का। तू तां फैसले ही फासले वधाउण वाले कीते, सुनिया? तू तां फैसले ही फासले वधाउण वाले कीते, नहीं तो तेरे तो करीब मेरे होर कौन सी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फैसले ही फासले वधाउण वाले कीते, नहीं तो तेरे तो करीब मेरे होर कौन से। अब इसने फैसला ये कर लिया कि मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, तो दूरी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्शन आ गई है ना। आजकल हमारे दिलों में तो भी तो रिपल्शन आ गई है, एक दूसरे को रिश्तेदारियां जितनी भी हैं सब मतलब की रह गई हैं। कर लो ड्रॉ इसको, फिर लास्ट में एक लाइन लिखवानी है मैंने, ये लिखवाता हूं अभी, नोट इट। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं हीलियम में, दे आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो राइट डाउन, ये लाइन लिख लो इसके नीचे, हीलियम 2 ऐसे लिखना आपने, He2, हीलियम 2 लिखो जरा, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना मेरे पुत्र, हीलियम 2 कैसे लिखना है? हीलियम 2, हीलियम 2 इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड क्या है? फासले क्या है इसमें? डिस्टेंस क्या है? ज्यादा, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस इज लार्जर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब फैसले उसने ऐसे कर लिए हैं तो वो बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट मैं यो करवाऊंगा आपको, दैट इज, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एटम जब कंबाइन करते हैं ना तो उसके भी ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। एटम के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है? एटम्स के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटर, ऑर्बिटर के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो हम आप किसकी ओवरलैपिंग करवाने जा रहे हैं? ऑर्बिटल्स की। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है। वो सिंपल तो बात है कि एटम कंबाइन करेंगे, ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रॉब्लम का बात यह है जब हमें ये नहीं पता चलता भी कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं आपको करवाने वाला हूं। 2 तरह की बॉन्डिंग बनती है, सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाओ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाओ। और जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, जुड़े रहे मेरे साथ, अभी करवाने वाला हूं। राइट,
सो आ जाओ बच्चों वापस, ये है ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्बिटल कंसेप्ट की मैं जब बात करने वाला हूं आप लोगों से, इट मींस कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि बॉन्ड तभी बनेगा जब क्या होगी, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग भी कौन करेगा, ओवरलैपिंग क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स। कौन क्या, एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड, और आप सभी को मैंने इनकी शेप्स भी करवा रखी हैं। एस इज ऑफ स्फेरिकल शेप, पी इज ऑफ डंबल शेप, डी इज ऑफ डबल डंबल शेप, है ना, ये सारा मैंने आपको करवा रखा है। अब देखते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो ये क्या कहता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कौन ओवरलैप करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं आपस में, नोट इट। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ two orbitals. The bond is formed by the overlapping of two orbitals. 2 orbitals की overlapping के बाद बॉन्ड बनेगा, राइट, ओके। अब कंडीशंस क्या हैं, लिख लो, कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग। ये डेफिनेशन होगी ना आपकी, इसके बाद कंडीशंस क्या है, ओवरलैप तो करवाने जा रहे हो आप, लेकिन क्या कंडीशन फॉलो करनी है। सबसे पहले मेरी बात सुन लो, ओवरलैपिंग का मतलब है एक का ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक का ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। पहली कंडीशन ये है कि वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो हाफ फिल्ड है, मतलब जिनमें हाफ स्पिन है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जो फुली फिल्ड है वो वाला ओवरलैप नहीं करेगा। वो क्यों ओवरलैप करेगा भाई, क्यों करेगा वो वाला ओवरलैप, अरे वो पहले ही फुली फिल्ड है तो वो क्यों करेगा, वो तो करेगा ही नहीं। कौन सा वाला करेगा, हाफ फिल्ड। सो पहली कंडीशन लिख लो, द ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव one electron will take part in overlap, अब दूसरी बात सुन लो, दूसरी ये है कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, सेम स्पिन वाले ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे। वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आगे आएंगे, वही ऑर्बिटल आगे बढ़ेंगे ओवरलैपिंग के लिए जिनकी स्पिन क्या है, सेम स्पिन क्या है उनकी, मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जिनकी स्पिन क्या है ऑपोजिट, जिनकी स्पिन क्या है ऑपोजिट। एक की अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए। सो नाउ डू द सेकंड कंडीशन क्या है, तभी ओवरलैप होगा जब स्पिन क्या होगी दोनों की ऑपोजिट। एट द टाइम ऑफ ओवरलैप the combining orbitals must have combining orbitals at the time of overlap the combining orbitals must have ऑपोजिट स्पिन। दोनों की शक्लें एक दूसरे से ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है, राइट। अगर उसने देख लिया, उसकी तरफ मुंह कर लिया कि ये अरे ये तो क्लॉकवाइज ही है, तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। अगर उसने देख लिया कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज हूं और सामने वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्लॉकवाइज की ओवरलैपिंग एंटी क्लॉकवाइज के साथ और एंटी क्लॉकवाइज वाले की क्लॉकवाइज के साथ। थर्ड कंडीशन ये है कि जब ओवरलैप हो जाए, ये पहली दो कंडीशंस मैच कर जाए तो ओवरलैप जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर बनेगा। ओवरलैप जितना ज्यादा होगा
बॉन्ड उतना ही। अब ये देखो, ये भी तो ओवरलैप है, एक ये भी ओवरलैप है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग बना? जिसमें ज़्यादा ओवरलैप है, जिसमें ज़्यादा ओवरलैप है। ठीक है, तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। लिखो, द ओवरलैपिंग मस्ट बी मैक्सिमम, द ओवरलैपिंग मस्ट बी मैक्सिमम एंड the overlapping must be maximum and greater the overlapping, stronger will be the bond. Greater the overlapping, जितनी ज़्यादा overlapping होगी, stronger will be the bond. अब आ गया जी मेन मुद्दा। मेन मुद्दा जो है वो ओवरलैपिंग का है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। याद कर लो बच्चे, ये कभी मत भूलना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। स्मॉल ए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का सिंबल ऐसे होता है, ये जैसे वो गन नहीं होती पिस्टल के जैसे, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? कंडीशन सुन लो, कहता है जब हेड ऑन हेड ओवरलैप हो, जब हेड ऑन हेड पूरी तरह हेड एक का दूसरे के हेड से ओवरलैप कर गया, देन इट इज सिग्मा बॉन्ड। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, साइड आपस में टच कर रही है, तो पाई बॉन्ड। अब देखना, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये फेस ऑन फेस, हेड ऑन हेड, फेस के साथ फेस ओवरलैप कर गया। जैसे किसी को बेनती नहीं करते, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते हम, है ना, वो वाला ओवरलैप, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अब देखना, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये इधर क्या टच हो रहा है उनकी? साइड्स। जब साइड्स टच हो, जब साइड्स टच हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। बट अगर ये ऐसे प्रॉपर हाथ करना अपना जरा, ये दिख रहा है आपको, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, प्रॉपर है ना। मैंने उसकी ग्रिप मेरे हाथ में है, मेरे हाथ की ग्रिप उसके हाथ में है ना, प्रॉपर, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और ये वाला साइड ही टच कर रही है, ओवरलैप नहीं हो रहा प्रॉपर। अगर साइड ही टच करेगी तो पाई बॉन्ड। अब सारी बात तो मैंने इधर ही बता दी, पता भी चल गया कि ज़्यादा ओवरलैप किस में होने वाला है, सिग्मा में, और कम ओवरलैप किस में होने वाला है, और स्ट्रॉन्गर भी कौन सा होगा? सिग्मा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, सो लिख लो सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन atomic orbitals, the bond formed when atomic orbitals overlap along the axis or head on head, head on head। कभी किसी शादी पे जाओ ना, किसी कोई फैमिली फंक्शन हो, कोई शादी हो, तो जो लेडीज़ होती है वो कैसे मिलती हैं गले? अगर दूसरी लेडी को मिलना है, पहले ऐसे मिलती हैं, फिर दूसरी बार इस तरफ ऐसे मिलती हैं, फिर तो एक बार इधर, तो एक बार इधर, ऐसे कर देखा आपने कि यार? मैंने तो देखा यार, मेरी दादी माँ होती थी और हर बार ऐसे ही मिलना उसने, 3-4 बार ऐसे करना। तो मैंने बोला बस करो यार, ये क्या करने लग पड़े आप? ठीक है, तो ये ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेकिन मल्टीपल टाइम हो गई है ना। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग के साथ। ठीक है, कोई पुराना, अभी मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे कनाडा चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड, अकेला मैं इधर बस गया आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, है ना। तो जब वो मिलते हैं कभी भी, जब वो इंडिया आए हो या कहीं कभी वो कहीं मिल जाए मेरे को, तो वो मिलते हैं तो 2-3 मिनट तो हम एक ऐसे उनको हक करते हैं ना, मैं छोड़ते ही नहीं है, इतना प्यार है। क्यों यार? आना ही 5-6 सालों बाद है उन्होंने। अगर वो 5-6 साल बाद आएंगे
तो वो एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि एक साथ कांड किए हैं हमने बहुत सारे, एक साथ तंग किया है सभी को, एक संग बहुत सारे ज़िंदगी का बहुत अच्छा पार्ट, गोल्डन पीरियड था जो हमने साथ में निकाला है। तो दैट टाइप बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डिंग, है ना। दिल से दिल मिल जाए ना तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जब दिल से दिल ना, दिल से दिल तक, है ना, तो वो सिग्मा बॉन्ड। अब जब दिल ही नहीं मिले तो साइड वाइज, तो वो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। सो लिख लो, डेफिनेशन लिख लिया आपने, आप लिख लो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का सिंबल ये वाला होता है, मैथमेटिकल पाई। अब ये मत सोचना इसकी वैल्यू मैथमेटिकल 3.14 आ जाएगी, वो सिंबल ही दिया है इसको, बस इसको बस सिंबल ही दिया है, वैल्यू कुछ नहीं है इसकी, ठीक है। लिखो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, ओवरलैपिंग तो होनी ही है दोनों में। पहले वाले में मैंने क्या लिखाया, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हेड ऑन हेड, है ना, इसमें साइड वाइज लिखाऊंगा मैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड वाइज, WIS, साइड वाइज, और क्रॉस टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के अक्रॉस टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज कॉल्ड पाई बॉन्डिंग। ऐसे वाली, ये वाली पाई बॉन्डिंग है, ये वाली साइड ओवरलैप करेगी ना, ये वाली पाई बॉन्डिंग है। अब ये वाली सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब बात करने वाला हूं कि सिग्मा बॉन्ड कब कब बन सकता है, ठीक है, कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कब पाई बॉन्ड बनेगा, ये बात करने वाला हूं। सो जल्दी से लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मेरे बच्चे ये बात याद रखना हमेशा, सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा ना, ये 3 तरह के ऑर्बिटल में बनेगा। एस का एस के साथ, एस का पी के साथ, और तीसरे वाला पी का पी के साथ। अब बात तो ये है कि पी ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं, PX, PY, PZ। ये बेटा कभी मत भूलना, ये कभी भी मत भूलना कि जो PX होता है, जो PY होता है, ये कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते। सिर्फ अकेला PZ ऑर्बिटल है जो क्या बनाता है, सिग्मा। ये दोनों क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। सो P के 3 ऑर्बिटल, PX, इधर वाला PY और इधर वाला PZ। ये जो PX और PY है, दोनों के दोनों कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। सिर्फ कौन सा बनाता है, PZ ऑर्बिटल। अगर यहां पे लिखना है तो PP ओवरलैपिंग में तो आपने ऐसे लिखना है, PZ ओवरलैपिंग, और ये S की PZ के साथ, और S तो होता ही एक है। S ऑलवेज क्या करता है, हेड ऑन हेड ओवरलैप। S ऑर्बिटल ऑलवेज क्या करता है, हेड ऑन हेड ओवरलैप। और ओवरलैपिंग से, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। तो सिग्मा 3 तरह से बना, S की S के साथ, S की PZ के साथ, और या फिर PZ की PZ के साथ। व्हाट अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ S विद PX? क्या S PX ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, ये वाला नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला क्या बनाता है, पाई। वो सिग्मा तो ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। क्या S ऑर्बिटल कभी सिग्मा बना सकता है, यस। क्या S ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बना सकता है, नहीं बनाएगा। S कभी भी पाई बॉन्ड, पाई बनाएंगे P ऑर्बिटल्स या फिर D ऑर्बिटल्स, लेकिन P में से भी PX और PY ही जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, PZ वाला सिग्मा बनाएगा। अब ये देखो, ध्यान से देख लेना जरा, ये S ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का, ये दूसरा S ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का, ये क्या हुआ देखो, ओवरलैप कर गए। पहले मैं एनिमेशन दिखाता हूं मैं आपको। ये S ऑर्बिटल, ये दूसरा S ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए,
धीरे धीरे ये और ज़्यादा ओवरलैप होने लग गए। जब और ज़्यादा ओवरलैप होने लग गए तो इस तरह का कुछ ये बन गया ये सारा। व्हाट इज दिस? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा? एस 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 सिग्मा बॉन्ड। अब देखो ये एस ऑर्बिटल और ये पी जेड वाला, ये पी जेड ऑर्बिटल। अब पी जेड ऑर्बिटल इधर गया तो ये देखना कैसे बनेगा, एस साथ में ये वाला हो गया ना ओवरलैप, तो क्या बन गया ये सिग्मा बॉन्ड। कौन सा? एस पी जेड, राइट। ये लास्ट वाला, ये एक पी जेड प्लस दूसरा पी जेड, पी जेड ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, और क्या बना? बीच में इसको ऐसे मोटा सा कर देना थोड़ा सा। क्यों? ओवरलैपिंग होगी ना ये वाला एरिया क्या है? पी जेड सिग्मा बॉन्ड। यस, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल क्यों सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते? जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि जो पी एक्स है वो इस तरफ होता है, इस तरफ, और पी वाई ऊपर की तरफ, इस तरफ ला लो, आपकी तरफ लगा लो। ये एक्स वाला सीधा, ये एक्स वाला इस तरफ, ये वाई वाला आपकी तरफ, लाइक दैट, लाइक दैट। ये ब्लैक वाला मार्कर है ये आपकी तरफ वाई एक्सिस, जो रेड वाला मार्कर है दिख रहा है आपको ये इस तरफ एक्स एक्सिस, और जेड कहाँ पे होता है? जेड ऊपर। और जब भी एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है वो जेड की तरफ से करता है, वो एक्स से आ ही नहीं सकता, वो वाई की तरफ से आ नहीं सकता। अगर वो मान लो एक्स की तरफ से आ भी गया तो ये ओवरलैप होगा ही नहीं, क्योंकि एस की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम अपवर्ड। एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज फ्रॉम अपवर्ड। ये ऊपर से आएगा तो ऊपर आएगा तो कौन सा मिलेगा उसको? पी जेड। ना वो एक्स की तरफ से आ सकता है ना वो वाई की तरफ से आ सकता है, तो दिस इज द रीजन कि वो नहीं ओवरलैप कर पाते। अब बात कर लो एक्स की, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और दूसरा पी एक्स भी किधर से आएगा? इसी साइड से, तो वो आपस में क्या ओवरलैप होगा? उनकी साइड्स। तो जब साइड्स ओवरलैप होंगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो ये रीजन है कि पी एक्स और पी वाई साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एस वाला और पी जेड वाला सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, राइट। अब देखो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देखो, किसमें बन सकता है? एस एस में तो बनेगा ही नहीं, पी एक्स और पी एक्स में, पी वाई और पी वाई में, पी एक्स और पी वाई में बन सकता है? नो, नेवर, नहीं बनेगा। पी एक्स का पी एक्स के साथ, पी वाई का पी वाई के साथ। पी एक्स, यार ये देखो ना, ये एक्स इस तरफ है, वाई इस तरफ है, तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे? या तो एक्स को एक्स के साथ करवाओ, या तो वाई को वाई के साथ करवाओ। अगर इसको तोड़ के इधर ले जाओगे तो वो तो ऑर्बिटल ही टूट गया, वो तो ऑर्बिटल ही टूट गया, तो हो ही नहीं पाएगा। अब देखो ध्यान से, ये देखना, ये एक्स, ये वाई, और ये ऊपर की तरफ जेड, तो ये ऑर्बिटल है एक, ये वाला दूसरा, ये वाला एक्स, ये वाला वाई, ये वाला जेड, तो ये दोनों पी एक्स ऑर्बिटल है दोनों। ये देखो दोनों के दोनों क्या है? पी एक्स, ये वाला भी पी एक्स, ये वाला भी पी एक्स। अब देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा? इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, ए वाले की साइड के इधर के साथ ऐसे,
ऐसे, ऊपर वाला भी पी एक्स, इधर वाला भी पी एक्स। अब देखो ये साइड्स ओवरलैप करती हुई नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाला देखो, ऐसे तो करा ही नहीं सकते हम, ऐसे आप बोलो ऐसे करा दो हेड ऑन हेड, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ओवरलैप। कैसे होगा? साइड वाइज। अगर इसको उठाया इसके ऊपर रख दिया तो ये इसकी क्या ओवरलैप की? साइड्स। तो ये क्या बॉन्ड बन गया? कौन सा बॉन्ड बन गया? ये पाई बॉन्ड। ये पी एक्स बना लो इसको जल्दी से, पी एक्स पाई बॉन्ड। मेरे बच्चे एक बात का ध्यान रखना, ये मत समझना कि इधर 2 बार ओवरलैप हुआ है तो ये ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा। 2 बार ओवरलैप बेशक हुआ है लेकिन फिर भी पाई बॉन्ड वीक है। अब मान लो किसी को मैंने पैसे देने हैं, दूंगा तो नहीं वैसे मैं, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मान लो किसी को मैंने पैसे देने हैं, अगर मैंने एक बार उसको 100 रुपीज दे दिए वन टाइम, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने उसको 2 बार 10 रुपीज दे दिए, तो ज्यादा अमाउंट कहां पे दी है? ज्यादा अमाउंट कहां पे दी है? पहली बार ही जब 100 दिए तो बेशक एक बार ओवरलैप हुआ, एक बार एनर्जी लॉस हुई, वो ज्यादा हो गई, चाहे 2 बार एनर्जी लॉस हुई लेकिन दोनों बार क्या हुई है? कम हुई है। तो कहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा? सिग्मा में, जहां पे एक बार में ही काम तमाम हो जाता है, राइट। अब देखना मैं पी वाई बनाने जा रहा हूं, देखना पी वाई बनाने जा रहा हूं मैं। ये एक्स, ये वाई, और ये बीच वाला दिस प्लस अगेन यही वाला आएगा ना, अगेन यही वाला आएगा, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो क्या होगा देखो, ये साइड्स ओवरलैप हो रही हैं, दिख रही हैं आपको? ये क्या बन गया? जिसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो क्या होता है? पाई बॉन्ड। और जिसमें हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा। तो ये क्या सीखा हमने? तो मुन्ना क्या सीखे? सिग्मा बॉन्ड किस किस में बनेगा? एस एस, एस पी जेड, पी जेड। पाई बॉन्ड पी एक्स, पी वाई, एंड नॉट बिटवीन एस पी वाई, पी वाई, दोनों में बॉन्ड नहीं बनेगा, राइट। अब सबसे जरूरी बात, ये +1 का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यही वाला सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये आपको पक्का आना चाहिए। लेकिन ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया पाई बॉन्ड, हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग डालो, ये मैं आपको कल करवाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर आप जानना चाहते हैं, इसके 6 डिफरेंस हैं, 6 डिफरेंस बड़े कमाल के, एकदम दांसू, एक से बढ़कर एक, 6 डिफरेंस। लेकिन जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करते रहें। ऑक्सीजन मिलती रहेगी, सांस आती रहेगी और जाती रहेगी भाइयों बहनों। नोट इट, ठीक है। तो मिलते हैं कल लेक्चर 8 में, केमिकल बॉन्डिंग डिफरेंस करवाऊंगा मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। नेवर फॉरगेट 6 डिफरेंस है, ये कल होगा, कल बड़ा धमाल होने वाला है।